Hello everyone, welcome to this English classes which is sponsored by Adigirola as it is written over there and I am your Roma ma'am. So जैसा मेरी आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है और आगे भी लगातार इंशाल्लाह होती रहेगी। रोजाना हर दिन मैं आपके पास आती हूँ एक नया चैप्टर लेकर के। अंग्रेजी का चैप्टर नया नहीं होता, अंदाज नया हो जाता है बट ऑफ कोर्स। और इस बात को जिसे मैं मानती हूँ, मैं कमेंट्स के थ्रू आपसे भी वही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि द मोमेंट आई गेट योर कमेंट्स मुझे ये समझ में आने लगता है कि आपको वो समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे हमारे पिछले वाले चैप्टर नाउन में हमने जिक्र किया था, उसमें हमने डेफिनेशंस, शब्दों के मायने क्या थे, हर चीज के बारे में डिटेल में स्टडी करी हुई थी। सो नाउन रिलेटेड मेरे 2 वीडियोस थे जो आप तक पहुंचे होंगे। प्लीज उसको देखिएगा, उसे समझिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले ही बोला है और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी फेक नहीं है। अगर आपको वो फोकस पॉइंट समझ में आ गए, अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट जोन में रो मैम आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। बट ऑफ कोर्स अगर वो समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए नाउन से रिलेटेड। एंड ट्रस्ट मी, जो भी फोकस पॉइंट्स आपके पास हैं मोस्टली क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड आएगा। आज का सेशन मेरा जो द नेक्स्ट चैप्टर, जो नया चैप्टर जो मैं आपके पास लेके आई हूँ वो है प्रोनाउन, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है और आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर से हम वही शुरू करने वाले हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा ये चैप्टर अपने आप में क्या कह रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें मालूम भी है कि इस चैप्टर का मतलब होता क्या है, या सिर्फ बस किताबों के पन्ने पलटते ही चले जा रहे हैं और चैनल्स पे चैनल्स एक से दूसरा यूट्यूब बस हम देखते ही चले जा रहे हैं। टाइम किल करना बंद करिए फॉर गॉड से। लेट्स स्टार्ट गेटिंग फोकस्ड नाउ, राइट। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ और जिसमें मेरा पूरा विश्वास है, दैट टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल। एक साथ हम ये कर दिखाएंगे फॉर श्योर, इस बार तो पक्के तौर पर। शुरू करते हैं प्रोनाउन की तरफ। अब मेरा हथियार मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ, ये पहुंच गया। अब जरा हम इसको चेक करते हैं, नाम क्या है इसका, प्रोनाउन। पहले वाले में हमने देखा था कि नाउन का बेसिक मतलब जो निकल के आ रहा है वो हो रहा था नेम। अब सेकंड चैप्टर का नाम हो रहा है प्रोनाउन। अब भैया इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, प्रो और नाउन। बोले तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है एन एक्सपर्ट। यानी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैम हम क्रिकेट में एक्सपर्ट हैं, हमको कोनो काम दे दीजिए, हम एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम झंडे गाड़ चले आएंगे, तो एग्जैक्टली आपको क्या कहना है, मैम आई एम अ प्रो। अरे वो खेले होंगे ना आप लोग, अरे क्या है नाम उसका, अरे जो गेम आया था बंद हो गया फिर आ गया, जिसमें प्रो और नूब था, हमको एकदम नहीं याद आ रहा है इसमें। अच्छा जब बीच में आता तो मैं आपको बताती हूँ वाला नाम, मुझे इस गेम का नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा है इस वक्त। उस वाले गेम में भी एक प्रो लेवल था और एक नूब लेवल था। तो नूब का क्या मतलब होता है, वो जो शुरुआती तौर पे होते हैं, तीतर बटेर जो शुरू करते हैं। और प्रो क्या होते हैं, बॉस, बाप ऑफ द फील्ड। सो अभी प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा एक्सपर्ट जो नाउन की जगह ले सकता है। सारे अंग्रेजी के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें से केवल एक ऐसा शख्स है जो नाउन की जगह ले सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। और वो कौन है, प्रोनाउन। एक ऐसा एक्सपर्ट जो नाउन की जगह ले सकता है, इसलिए बंदे का नाम निकल के आ रहा है प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, और मैं हमेशा एग्जाम्पल अपने नाम से शुरू करती हूँ, बट ऑफ कोर्स आप अपनी कॉपी में अपना नाम लिख सकते हैं। सो नाउ द एग्जाम्पल इज रोमा इज अ टीचर। तो अब मेरे जेंडर को मद्देनजर रखते हुए, जो कि मैंने आपको नाउन में बताया था, इस हिसाब से मैं होने वाली हूं शी। तो ग्रामर के पूरे फील्ड में, मतलब चैप्टर दर चैप्टर उठा करके कोई भी उठा लो आप, इकलौता ये शब्द है जो मुझे रिप्लेस कर सकता है, मेरे नाम को रिप्लेस कर सकता है। यानी एक बार मेरा नाम बताया जाएगा, बाद में पूरा दारोमदार इस पर आएगा, और इसी को अंग्रेजी कहता है प्रोनाउन। यही मतलब निकलता है प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन में जैसे भाई जाहिर सी बात है, अगर वो अपने आप में एक्सपर्ट है तो कुछ उसके अंदर कुछ लोग होंगे। भाई एक्सपर्ट अपने आप में यूं तो एक्सपर्ट होता नहीं है, उसमें अलग अलग लोग मिलकर के अलग अलग काम करते हैं ना। चलिए उन लोगों से मिलते हैं। अब उनसे मिलने के लिए हम आ रहे हैं इस तरफ। हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हैं जिन पर आज हम करने वाले हैं एक अच्छा खासा रिसर्च कि ये क्या होने वाला है।
देखने में ये बिल्कुल वैसे वही किताबों वाला जो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं और न जाने कब से ये चल रहा है, मगर कॉन्सेप्ट ये है जितना मैं जान रही हूँ। आप में से कई ऐसे हैं जिनको चीज़ें कुछ हद तक क्लियर हैं। कई ऐसे हैं जिनको ये अभी भी नहीं क्लियर हुआ है कि ये कहना क्या चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो पर्सनल क्या होता है? आप पर्सनल कब बोलते हैं कि भैया मेरे पर्सनल मैटर में टांग मत अड़ाया करो, वो उसका पर्सनल मामला है, उसमें तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है। तो पर्सनल हम कितने लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसमें भैया देख लो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल मैटर है, तुम मत बोलो। तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बोल रही हूँ। देखो उसका पर्सनल मैटर यार, हम दोनों को ही नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग आ गए? 3 लोग पहुंचे ना। यही जो लोग हैं हमारे, यही पहुंच जाते हैं पर्सनल में भी। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, P1, P2, P3। अब ये कौन है? जो बोल रहा है, जो शुरू कर रहा है। ये कौन है? जो सुन रहा है, जो झेल रहा है। ये कौन है? ये जो साइड में है, साइड वाले फिगर में है। ये ऐसे वाले, जैसे क्लास वगैरह में क्या होता है, मान लीजिए टीचर है, एक स्टूडेंट से सवाल कर रहा है, लेकिन बाकी जो बैठे मजा ले रहे हैं ना, वो है थर्ड, राइट। अब इस पे आ गया है अलार्म और मैंने कर दिया बंद, क्योंकि एक बार में एक ही काम पे फोकस कर सकते हैं। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज, 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। ही, शी, वी, देम, सारे के सारे इसमें हमारे पास आ जाते हैं। अब सी, अब यहाँ पे अगर मैं लिखना शुरू करती हूँ, आई, यू, ही, शी, वी, दे, ठीक। इसी का ऑब्जेक्टिव ले लो। मी, यू तो भैया वही रह जाते हैं। हिम, हर, अस, देम, लो, मामला खत्म। इतने लोग हैं जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो अगर ऐसे किसी का नाम लिया जा रहा है जो इनमें से रिलेटेड है, जैसे मैंने रोमा लिया हुआ था, तो रोमा को शी ने पकड़ लिया। और अगर रोमा यानी हम अपने बारे में बात कर रहे होते तो हम आई पकड़ ली, पर्सनल प्रोनाउन हो जाते। अब जैसे शी पकड़ लिए तो अब भाई तीसरी बंदी हो गई, शी इज अ टीचर। अब हम कह रहे हैं यू आर अ टीचर, तुम सेकंड बंदे हो गए। तो ये फील्ड में जितने भी नाम है, मेरा, तुम्हारा और इनका जो भी है, इन तीनों में से किसी का भी नाम अगर आएगा तो उस जगह पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे वो ये होने वाले हैं, और इन्हीं को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ये है इनकी कहानी। मुद्दा समझ में आ गया? ठीक। अब हम बढ़ते हैं पोजेसिव की तरफ। ये हमने नाउन में भी आपको क्लियर किया था। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार। भाई अधिकार हमारा है। अब उसमें क्या हो रहा था, नाउन में क्या हो रहा था कि जो भी नाम होता था, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे, चलिए हम नाम बदल दे रहे हैं, ठीक, बदल दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं राज। अब अगर हमें राज का पोजेशन दिखाना है, पोजेशन मतलब अधिकार दिखाना है किसी चीज, किसी वस्तु या किसी शख्स पर, तो हम क्या करने वाले हैं, इनको डालने वाले हैं एस, अपोस्ट्रोफी एस के साथ, जो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया। लेकिन प्रोनाउन ये कहता है कि राज के हिसाब से जब इनका हम प्रोनाउन निकाल के लेके आएंगे तो ही निकल के आ रहा है, लेकिन ही क्या है, वो पर्सनल है। ये देखिए, तो इसका पॉजेसिव जो निकल के आता है ये तो है पर्सनल। जो इनका पॉजेसिव निकल के आता है वो होता है हिज। ठीक। अब इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मतलब हमेशा, प्रोनाउन का ये होता है थोड़ा सा, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं इसमें ये एरर आता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन के पॉजेसिव में अपोस्ट्रोफी एस का कोनो प्राविधान नहीं है। प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। जैसे स्कूल में हम लोग क्या लिखा करते थे, देखिए, हम आपको लोग को नहीं बोल रहे, हम लिखा करते थे। ये देखिए, योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंगली, योर फलाने। तब उसमें क्या होता है, ये मार एकदम चौड़े होकर इसको लिख देते थे और फिर एप्लीकेशन हो जाता है। चलिए ठीक है, आप बीमार थे, ज्यादा तो वही होता था, फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हमारा सैंक्शन हो जाता था। लेकिन कोनो ये नहीं बता रहा था कि भैया ये जो आप लगा रहे हैं ये ग्रामेटिकली गलत है, ये हो ही नहीं सकता, आप इसको यूं लिख सकते हैं।
ये नहीं लिख सकते। अब जरा सोच के देखिए, अगर पहली एप्लीकेशन पे कोई टोक दिया होता तो आज इस बात पे इतना ध्यान थोड़े देने की जरूरत पड़ती, बल्कि इस पे तो हमारे मुंह से आराम, अरे ये तो पता है, ये तो कॉमन बात है मैम। लेकिन कॉमन कहाँ कॉमन रह गया? तो आप इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे भी घुमा देते हैं क्वेश्चंस में लोग। जब एरर डिटेक्ट वगैरह के लिए आता है ना, यूं कर देते हैं उसमें थोड़ा सा खुरपेच, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। और चूंकि हम लोग की लिखने की तो आदत रहती है, तो हम भी थोड़ा सा बचपन में जाके घूम के चले आते हैं और अपने आप को कहते हैं ये तो आसान था, ये तो बचपन से लिख रहे हैं झूठ। लेकिन एक्चुअली जो है वो कॉन्सेप्ट इसका डिफरेंट है। नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है पोजीशन बताने के लिए, लेकिन प्रोनाउन में वी नेवर यूज अपॉस्ट्रोफी एस टू शो द पोजेशंस। नाउ लेट मी वाइप इट ऑफ फ्रॉम हियर, लेट्स गो विद दिस वन। ठीक, अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम, दोनों को एक साथ समझने की जरूरत है। क्यों समझने की जरूरत है वो हम बताते हैं। रिफ्लेक्सिव कहता है अंग्रेजी में या उर्दू है खुद, खुद करते हैं हम, खुद खाना बनाते हैं, झूठा सही, वो खुद बनाते हैं। और एम्फेटिक या इसी को कहते हैं इंटेंसिव, ये क्या करता है, खुद तो बोलता ही है, आगे एक और भौकाल दो, खुद ही। और जरा सोच के देखिए, खुद ही हम कब बोलते हैं? दिमाग का भजिया पाला हो जाता है, सामने वाला समझने को तैयार नहीं। जैसे मान लीजिए क्लास में दिया गया कि ऐसा है, आप लोगों को प्रोजेक्ट बना के लाना है। स्कूल में बहुत हुआ करता था, खासकर समर वेकेशन की तो ऐसी की ऐसी हो जाती थी प्रोजेक्ट्स के चलते। मगर फिर भी हम लोग को मिलता था, और हम लोग आखिर के दिनों में जब 4-5 दिन रह जाता था या 2 दिन या 3 दिन रह जाता था, तो कट कॉपी पेस्ट वाला मामला करते थे। जो दोस्त कर लेता था उसका छाप देते थे। अब उसमें मान लीजिए कुछ ऐसे भी दिग्गज हुआ करते थे अपने टाइम में, आप लोग को भी याद होगा, जो खुद बनाया करते, तो पहले दिन से जब से प्रोजेक्ट मिला है तब से बनाना शुरू करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, बंदा पूरा बनाया, वो स्कूल में आया, क्लास में आया और उसने अपना प्रोजेक्ट थमाया टीचर को। टीचर ने कहा बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट, गजब, आपने तो बड़ा पूरी मेहनत छाप के एकदम रख दिया, आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो क्या मतलब ये आपका खुद का काम है? जी मैंने खुद बनाया है। अब उसी में आवाज आती है इधर उधर से, जो लोग नहीं किए हैं, हाँ जरूर कॉपी किए हैं, गूगल से हैं, जानते नहीं क्या इनको हम? तो सामने वाला क्या करता है, जिसने खुद मेहनत करी है, हम खुद ही बनाए हैं, तुम्हारी तरह नहीं है फालतू बैठे हैं। तो अब क्या हो रहा है, जब सेकंड सेंटेंस जो बोला जा रहा है, जब उसमें ही लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, बात पे जोर डाल रहे हैं। अब ये कैसे आता है प्रोनाउन में, वो समझने वाली बात है। अब जरा देखो, ये नॉर्मल है, एक होता है नॉर्मल मोड, एक होता है हाई मोड। ये भैया नॉर्मल मोड है, तो नॉर्मल मोड में समझते हैं, और ये हाइप मोड में है, हाइप मोड में भी समझ लेते हैं। ये कहेंगे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक। और ये हाइप वाले कहते हैं आई माई सेल्फ डू माई वर्क। आपको लग रहा है मैम बात तो वही है, एक पे जोर दे रहे एक पे नहीं दे रहे, मगर अंग्रेजी में थोड़े जोर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या सीखा है हम लोगों ने साइंस में? साइंस में भी तो देयर वाज अ चैप्टर व्हिच वाज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, प्रिज्म एंड ऑल दैट, राइट? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक शीशा आईना लिया, मुझे अपना अक्स देखना है बगैर से निकलने से पहले, कैसे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं। तो हमने देखा, आईना देखा, अब आईना में हमारा अक्स दिखाई दे रहा है, ठीक। अब हम देख लिए, हमको सही लग रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जा रहा है, टकरा रहा है, फिर से आईज में पड़ रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है वो। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो आईना है, हम उसको ऐसे कर लें, ऐसे, तो दिखाई देगा? पॉसिबल ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए सब्जेक्ट का उसके रिफ्लेक्शन से दूरी बहुत जरूरी, डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन एम्फेटिक कहता है दूर रखे थे तभी तो लोगों ने फायदा उठाया, चीज हमारी है, हम अपने करीब रख रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसको खींच के बिल्कुल अपने पास रखता है। यहां पे क्या हो रहा था, आय से शुरू करते हैं, वो माय पर डॉज करता हुआ खुद को बताता है। एम्फेटिक क्या कहता है, कहता है माय भाई हम नहीं जा रहे, हम सीधे सब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे। सो दैट मीन्स सब्जेक्ट
डिस्टेंस एंड देन सेल्फ या फिर सेल्व्स, अगर ये लिख करके आ रहा है तो ये टोटल कहलाता है रिफ्लेक्सिव। और अगर ये हो रहा है सब्जेक्ट, लो एकदम लग के निकल रहा है, सेल्फ या फिर सेल्व्स, तो ये फंडा कहलाता है या तो एम्फेटिक या इंटेंसिव। ये है she herself complained about it, emphatic, she complained about it herself, reflexive। am I clear? ये है इसका मतलब। तो रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया पता करने के लिए, दिखाई देने के लिए थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है। लेकिन एम्फेटिक कहता है नहीं, डिस्टेंस पे था तभी बर्बाद हो गया, क्लोज रहना जरूरी है, राइट? तो दो प्रकार के लोग होते हैं जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी विश्वास रखते हैं, कुछ को लगता नहीं भैया डिस्टेंस में तो बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, तो ऐसा ही ग्रामर भी फॉलो कर लेती है। कुछ एग्जाम्पल तो आप लोगों के लेवल का आ जाता हो, ज्यादा समझ आ जाता होगा, ठीक। अब मैं इसको वाइप ऑफ कर दे रही हूँ, आप इसको देख सकते हो। सो लेट मी वाइप इट ऑफ। जैसे ही आपको लगे कि अरे मैम एग्जाम्पल वाला हम लिखने वाले थे, आपने हटा दिया, आप बिंदास उसको लिख सकते हैं। वीडियो को हल्का सा पीछे करिए, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आई नीड दिस प्लेस वंस अगेन। तो अब हम आपको समझा चुके हैं क्या मतलब हो रहा है रिफ्लेक्सिव का और क्या मतलब हो रहा है एम्फेटिक का। अब इनमें जो वर्ड आते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है माय, योर, हर, हिम, आवर। ओके, सो माय बन रहा है, ओके ये तो हमारे पास यू था, ठीक, हमारे पास ये आ रहा है यू, तो ये बन रहा है माई सेल्फ, ये देखिए यू बन रहा है योर सेल्फ, हर बन रहा है हर के साथ सेल्फ। अब देखते जाइएगा, सेल्फ हर उस जगह लग रहा है जहां सिंगुलर है, हिम में लग रहा है हिम सेल्फ, आवर में लग रहा है, अब आवर क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है, तो जरा देखिए अंतर हो जाएगा, सेल्व्स, SELVES, now it is no more SELF, and the last one is they, और they बन जाते हैं them selves। मॉनिटर में दिखाई दे रहा है आपको जी, दे बन जाते हैं themselves। तो ये जो दो लोग हैं, the plural ones, so they are taking the selves, all the singular ones they are taking self। am I clear? So till now we have studied about personal, possessive, reflexive, emphatic या फिर intensive। अब हम दौड़ के आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव में फिर वही बात है, उंगली दिखाकर बात करके और ऐसे ऐसे करके समझाने वाली बात है। तो इसमें दो ही लोग आते हैं गिनती के, एक आता है दिस और दूसरा आता है दैट। ये सिंगुलर हो गया, इन्हीं का प्लूरल आ जाता है, दिस का हो जाता है दीज और दैट का हो जाता है दोज। आप में से कई लोगों को ये एक का जैसा दिखाई दे रहा हो, चलिए दीज, दोज, दिस इज माई पेन, दिस इज माई, अब these are my pens, that is my room, those are my things, this is how you use in demonstrative, these are the only examples। मैं समझ सकती हूँ जब ऐसे छोटे छोटे निक्के निक्के से मिलते हैं ना समझने या जानने के लिए, तो अच्छा लगता है, अरे यार अब समझ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, जब तक शब्द अंग्रेजी में इनको ये क्यों दिए गए हैं, इनका नामकरण क्या सोच के हुआ है, जब तक तुम वो बात नहीं समझोगे, जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक बारगी पढ़ करके तीर नहीं लग पाएगा निशाने, मतलब समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि सेंटेंस का मतलब तो तुम तब समझोगे ना जब उनके शब्दों का मतलब मानो। यहां तक का मुद्दा क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो और है, ये दो और है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि मैम आप बस इतना बता देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। फोकस पॉइंट्स के बगैर तो क्लास कंप्लीट ही नहीं हो सकती। फोकस पॉइंट्स अभी बाकी हैं, जो कि मैं आपको इसके तुरंत बाद ही मेरे अगले वीडियो में आपको ये फोकस पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो पहले इनका मतलब समझिए और फिर इसके साथ इनका फोकस पॉइंट, यानी कहां से आ रहे हैं सवाल,
आप क्या कर रहे हैं गड़बड़ी, हर उस चीज के बारे में आगे की जानकारी। नाउ लेट्स सी, अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव की। रिलेटिव, अगर आप खुशनसीब हैं तो बेहतरीन वाले रिलेटिव आपके पास होंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो चल रहा है काम, चल रहा है, चलने दो वाले, ऐसा भी होता है। कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम जब रिजल्ट आता है तो पूछते हैं, जब कॉल जरूर करते हैं ये बेटा क्या हुआ उनका, और जैसे पता चलता है कि बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ तो उनके पास टाइम नहीं होता बात करने का। लेकिन जैसे पता चलता है कि थोड़ा सा लड़खड़ा गया, गड़बड़ा गया, तो उनके पास दुनिया भर टाइम है बात करने का। सो अब ऐसे ही रिलेटिव हमारे पास कुछ घुसे पड़े हैं ग्रामर में भी, इसीलिए इनको नाम मिला है रिलेटिव। ये क्या करते हैं, ये दो लोगों के बीच संबंध वाला काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अब अगर मैं कह रही हूं आई नो द बॉय whom you have hired. Now let's see. Well, in this case, there are two sentences. First is I know the boy, and the second sentence is you have hired. But to join these two sentences, we have used a conjunction. Whom, जो देखने में क्वेश्चन वर्ड जैसा लग रहा है, लेकिन इसको क्वेश्चन वर्ड होने के लिए सेंटेंस के आगे लगना पड़ेगा, और जैसे ही आगे लग जाएगा वो हो जाएगा इंटरोगेटिव। यानी ये दोनों बातों को हम जरा एक साथ पढ़ लें ताकि आपको मुद्दा और अच्छे से समझ में आ जाए। हमने यहां लिखा whom were you talking to, तो हम राइटिंग से परेशान हैं। वेर यू, ओके, अब देखो whom were you talking to, किससे बात कर रहे थे तुम? अब ये क्या है, अभी कोई रिलेशन स्थापित नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे जवाब पे पता चलेगा कि वो रिलेशन बचा भी है कि खत्म। ये है सवाल। तो जब क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH वर्ड्स आपके सेंटेंस को बिगिन कर दें तो ये कहलाने लगते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नाम प्रोनाउन दे दिए हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एम आई क्लियर? नाउ लेट्स सी, आई नो द बॉय whom you have hired. मैं उस लड़के को जानता हूं जिसको तुमने हायर किया है। तो ये जो जिसको है ना, ये अगर आप किसी से पूछेंगे कि इंग्लिश में ये क्या है तो लोग बोलेंगे कि ये कंजंक्शन है। लेकिन कंजंक्शन में भी डिफरेंट तरह के कंजंक्शन होते हैं, और ये प्रोनाउन कंजंक्शन, सॉरी ये प्रोनाउन वाला है, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन। ठीक, सो अभी अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ये तो क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड होता है, तो आप कहेंगे बंधु तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत कर दे तब वो सवाल होगा। अगर वो बीच में कहीं पड़ जाए तो वो एक रिलेशन क्रिएट करता है, और उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज के टाइम पे यानी आज वाली क्लास में जो हमने आपको बताया वो ये है कि प्रोनाउन क्या होता है, पहली चीज, यानी एक एक्सपर्ट जो नाउन की जगह लेने में सक्षम है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि प्रोनाउन के बेसिक पार्ट्स जो होते हैं जहां से आपके सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल जहां से लूटे जाते हैं, वो वाले जो टाइप्स थे वो मैंने आपको दे दिए। तो आप में से कुछ लोगों को लग रहा है मैम कुछ और भी टाइप्स हैं, टेंशन मत लीजिए। वो वाले टाइप से जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो सालों में बहुत रेयर, मतलब ऑलमोस्ट। तो जहां से हमारा फोकस आने वाला है ये वो लोग हैं, यानी हमारा पर्सनल प्रोनाउन से फोकस आने वाला है, हमारा फोकस आने वाला एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव से आने वाला है, आप समझ रहे हो? या फिर इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव और इनसे भी निकल के आ जाएगा, पोजेसिव से भी अच्छा खासा निकल के हमारे पास आ जाएगा। अच्छा खासा स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो चूंकि मैं आपको फिर कह रही हूं, प्रोनाउन चूंकि एक प्रो है जो नाउन की जगह ले सकता है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनके बीच एक इक्विलिब्रियम का बना रहना बड़ा जरूरी है। यही बात आपके जब सवाल आते हैं एग्जाम में ना, तो इसी बात को वो मद्देनजर रखता है, कहता है ये वो एक्सपर्ट है जिसने जो इसकी जगह ले सकता है। तो जब ये इसकी जगह ले रहा है तो इसको रहना भी इसी के बराबर है। यानी अगर कंपैरिजन होगा तो नॉमिनेटिव का नॉमिनेटिव से हो। आप बात समझ रहे हैं? यानी हम सवा शेर और तुम भी सवा शेर और दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो जितनी तुम्हारी उतनी हमारी।
तो दोनों ही सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव के तौर पे काम करेंगे। यही आप करते हैं गड़बड़। इन सारी बातों को और इससे रिलेटेड और भी सारी चीजें जो इन सब से रिलेटेड है और कहां पे आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, रोमा मैम इज गोइंग टू डिस्कस इन द सेकंड वीडियो ऑफ प्रोनाउन, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे फोकस पॉइंट्स पे। लेकिन फोकस पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए इन चीजों से एक बार गुजरिए जरूर। इनका समझना बड़ा जरूरी है उन सवालों को समझने के लिए जिनमें आपके अनफॉर्चुनेटली नंबर्स लूज हो रहे हैं। और जो लोग पहली दफा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस का टाइप क्या है और किस तरह से आपको करना है डील। सो आज के लिए और अभी के लिए, इस वक्त के लिए रोमा मैम की तरफ से आपके लिए प्रोनाउन में इतना ही है। प्लीज वेट करिए और बने रहिएगा उन फोकस पॉइंट्स के लिए जो आपके लिए बड़ा सजो करके, संभाल करके, निकाल करके और एकदम कन्फाइंड और प्रिसाइज करके आई हैव ब्रॉट फॉर यू। So meet you again in my next video of pronoun part 2, where we are going to discuss about the focus points. Till then, keep smiling, keep learning, keep growing, and keep glowing. Take care, everyone. Meet you guys again tomorrow in my next video. Take care, everyone. Bye. Roba ma'am signing off.